आज ही कमोडिटी बाजार की बड़ी खबरों पर ध्यान देते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती बढ़ गई है। $1 की कीमत 67 रुपए 90 पैसे के नीचे आ चुकी है। इसका कमोडिटी बाजार पर भी खासा असर पड़ रहा है और घरेलू बाजार में सोने का दाम करीब 1.5% टूटा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना कमजोर है, लेकिन की वजह से दोहरी मार, साथ ही चांदी पर भी बिकवाली हावी दिखाई देगी। हालांकि कल की गिरावट के बाद आज कच्चा तेल कुछ संभलने की कोशिश है। करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार आज पूरा दिन हमें देखने को मिला। लेकिन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो कॉटन, जिसकी शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है और इनफैक्ट इसमें करीब 3.5% ऊपर कारोबार हो रहा है। लेकिन मसाला पैक में ऐसा कुछ नहीं, वहां पर दबाव ही दिखाई देगा। चाहे आप जीरा देखिए, हल्दी या फिर धनिया, तेज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये तो था कमोडिटी बाजार का हाल फिलहाल। लेकिन चलिए, इस वक्त हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, सबसे पहले आपकी हॉट कमोडिटी समझना चाहेंगे, कहाँ है आज पैसे लगाने की सलाह? देखिए, हमारी दो हॉट पिक हैं। सबसे पहले हमने मेंथा आइडेंटिफाई किया है। हमें लगता है कि मेंथा में करीब मार्केट से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 840 का रहेगा, टारगेट करीबन 900 रुपये तक देखने को मिल सकता है। एज ए पोजिशनल तौर पर इसको कोल्ड को होल्ड कर सकते हैं। साथ में हमने देखा है कि कॉटन पैक में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि कपास, NCDX कपास में बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 995 के आसपास। स्टॉप लॉस 970 का रहेगा, टारगेट 1040 तक देखने को मिल सकता है। दोनों ही कमोडिटीज़ को एज ए पोजिशनल तौर पर होल्ड कर सकते हैं। और बीरेन, नॉन एग्री कमोडिटीज में आप कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? 37 के आसपास 342 का स्टॉप लॉस रहेगा और 331 का टारगेट रहेगा। लेट भी शॉर्ट प्रेफर करूंगा 127 पे, 129 का स्टॉप लॉस रहेगा, 124 का टारगेट रहेगा। तो कॉपर और लेड बेच कर चलने की सलाह है बीरेन की तरफ से। कॉपर आप 337 के आसपास बेच सकते हैं। 331 के टारगेट के लिए 342 पर एक स्टॉप लॉस लगाना है और लेड बेचना है 127 रुपए पर, 124 के टारगेट के साथ 129 पर यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, लेकिन अब रुक करते हैं मॉनसून का। मॉनसून के हिसाब से मध्य प्रदेश में 13 जुलाई तक इस सीजन में सामान्य से करीब 95% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। हालांकि अब राज्य में बारिश कमजोर पड़ने लग गई है, लेकिन बादलों ने अब उत्तर भारत का रुख कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं 15 जुलाई से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय समेत कुछ और इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। अब तक बिहार और झारखंड में सामान्य से करीब 20% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिन में उत्तर भारत पूरी तरह से सराबोर हो जाएगा। 3-4 या मैं कहूँगा लगभग 5 दिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैवी रेनफॉल नहीं होगा, तो वहाँ जो बाढ़ वगैरह है या कोई और प्रॉब्लम है उससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। अब इस समय मानसून की एक्टिविटी खासकर कल से नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी। मेन जो वार्निंग है हमारी वो उत्तरी राज्यों के लिए है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लेकिन मेनली हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भारी बारिश होंगी। क्योंकि इस समय मानसून का जो एक्टिविटी है, मानसून का जो ट्रफ है, वो अब सेंट्रल इंडिया से शिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ अनुज है। अनुज, मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन अब वो बारिश कुछ थम सी रही है और सोयाबीन की खेती के लिए अब काफी वक्त है, लेकिन इस कमोडिटी में आज हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी। इन लेवल्स पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कमोडिटी ओवरसोल्ड कैटेगरी में है और हमने देखा है कि इसमें एक बाउंस बैक हमने कल के सेशन में देखा था। हालांकि आज भी देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि जो कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला था वॉल्यूम्स के साथ, तो वो सस्टेन रह सकता है। हालांकि अगर देखें तो जो बारिश है वो यहाँ रुकती हुई दिखाई दी है, बट अगर हम देखें तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर बारिश और हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोअर लेवल्स पर यहाँ बाइंग देखने को मिले। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जब नई क्रॉप आएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि भाव लंबे टाइम में आने के बाद, प्रोडक्शन आने के बाद नीचे गिरते हुए दिखाई दें। मगर हमें लगता है कि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म अगर हम 1 या 2 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ देखने को मिल सकता है, जो कि करीबन भाव 3900 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं।
ओके, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। वहां पर ब्याज दरों को स्थिर रखा है। उम्मीद थी कि काटेंगे वो ब्याज दरें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने ब्याज दरों को स्थिर रखा है, लेकिन स्टिमुलस जरूर दिया है। 37,500 स्टर्लिंग वो हर महीने बाजार में डालेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लिक्विडिटी जरूर वो डालते रहेंगे बाजार में, लेकिन बड़ी हेडलाइन ये कि जो रेट्स हैं वो स्थिर रखे हैं। ब्याज दरें 0.5% पर वो मेंटेन कर रहे हैं, जबकि मार्केट ये सोच के चल रहा था कि वो कुछ कटौती करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी जगह उन्होंने स्टिमुलस पैकेज जरूर दिया है, लेकिन ब्याज दरें स्थिर रखी हैं 0.5% पर। क्या कमेंट्री वो देते हैं इसके ऊपर ज़रूर नज़र रहेगी, लेकिन उसको आने में फ़िलहाल कुछ समय बाकी है। बीरेन, आप कैसे रीड करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ जो पिछले को 1-2 दिन की हमने गोल्ड में मूवमेंट देखी वो इसी भरोसे पर थी कि शायद जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो कुछ रेट कट करेगा और स्टिमुलस पैकेज देगा। रेट कट नहीं हुआ, स्टिमुलस पैकेज वो ज़रूर दे रहे हैं। हर महीने $37,500 वो मार्केट में डालने की बात कर रहे हैं। क्या समझें इससे? क्या वाकई पाउंड को कुछ मदद मिल पाएगी इस कदम के बाद? पाउंड को थोड़ा मदद मिलना चाहिए। वैसे भी पाउंड काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया था। मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव का ये प्रथम संकेत है। जो पहला संकेत जापान से मिला था, जो कंस्ट्रक्शन बॉन्ड आया, और अब ये मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी मिसफायर हो रही है, बैकफायर हो रही है, तो अब हेलीकॉप्टर मनी जिसको बोलते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। जापान और यूके ने लीड लिया। आगे हम शायद फेड में से ये लीड देखेंगे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि शायद रेट स्टेबल रहेंगे, लेकिन लिक्विडिटी डाली जाएगी मार्केट पे, जैसा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया है। लेकिन इसके बाद सोने और चांदी पर किस तरह का असर पड़ेगा? आज तो कमजोरी है, इनफैक्ट चांदी थोड़ी और फिसली ही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, 1.21% नीचे है इस वक्त। सोना भी 1% से ज़्यादा का दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो यहाँ से सोने और चांदी का क्या हाल होने वाला है? मैं ऐसा मान रहा हूं कि फेड का जो इवेंट आएगा 16-17 की जो FOMC मीटिंग है, उसके आसपास मैं बाई साइड रहना प्रेफर करूंगा। बाय एंड लार्ज मेरा जो सेकंड हाफ में कॉल है वो गोल्ड में ओवरवेट रहने का है, मतलब इन्वेस्टमेंट, और मैं बाय साइड रहूंगा। ओके, तो फेड के डिसीजन के आसपास खरीदारी करने की सलाह है, और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर बाय करके करने की सलाह है बीरेन की तरफ से। लेकिन इस वक्त फोकस करते हैं दालों पर, क्योंकि सरकार अफ्रीकी देशों से दाल की भारी मात्रा में इंपोर्ट करने जा रही है। लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि सिर्फ इंपोर्ट से भारत में दाल की समस्या हल नहीं होगी, ऐसा मानना है नीति आयोग के सदस्य रमेश चांद का। हमारी सहयोगी नेहा आनंद से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि इंपोर्ट बढ़ाने से कुछ हद तक सप्लाई जरूर सुधर सकती है, लेकिन आत्मनिर्भरता आनी मुश्किल है। ऐसा है कि पल्सेस की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि हम मोज़ाम्बिक से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको डबल भी कर दें, और अपने यहाँ भी पल्सेस की प्रोडक्शन में वृद्धि मान लीजिए 4-5% हर साल भी होती रहे, तब भी हम नेट इंपोर्टिंग कंट्री रहेंगे। उसकी वजह यह है, पिछले साल जो हमारे पल्सेस के इंपोर्ट हैं वो 60 लाख टन तक पहुंच गए हैं। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि एक साल में हम 60 लाख टन पल्सेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि हम मोज़ाम्बिक से 8 लाख टन या 16 लाख टन भी करते हैं, तब भी जो एक गैप है 44 लाख टन का, एक बहुत बड़ा गैप है। और एट प्रेजेंट हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कोई 18 मिलियन टन जो है। तो कोई भी क्रॉप, जैसे अब प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एरिया पल्सेस की ओर शिफ्ट होगा, गवर्नमेंट भी कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी। वो सब के बावजूद भी 4-5% से ज़्यादा ग्रोथ रेट उसमें नहीं आता। तो ये सुधार आपको कब लगता है? क्योंकि जब कहा जा रहा है कि अगले 4 साल में डबल करना पड़ेगा और मालावी, कनाडा, बाकी देशों के साथ भी सिमिलर टाइप्स होंगे, तो ये स्थिति कब तक जारी रहने वाली है? नहीं, इतनी जल्दी सेल्फ सफिशेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि जो प्रॉब्लम बिल्टअप हुई है वो 65 से शुरू हो गया था। 65 से ऑनवर्ड जब से सीरियल आए,
क्योंकि सीरियल टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर टेक्नोलॉजी उनमें आई, तब से जो पल्सेस है उसका एरिया कम होता गया, उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो इन्फीरियर होती गई। तो इतने लंबे 50 साल का जो एक पल्सेस को चाहे किन्हीं कारणों से जो इग्नोर हुआ है, उसकी भरपाई आप 4-5 साल में जो है नहीं कर सकते। राइट, तो इस वक्त ये कहना है रमेश चांद जी का, नीति आयोग के मेंबर, कि आत्मनिर्भरता तभी आएगी जबकि इंपोर्ट से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। 50 साल का एक डेफिसिट टेक्नोलॉजी में आ चुका है और उसको मीट करने के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाने होंगे। लेकिन चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे, बने रहिए। कमोडिटी कॉल में पहले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रवि माहेश्वरी। नमस्कार रवि, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम वो मेरे पास सोयाबीन पड़ी है और निकल के 6 लोट हैं, क्या करना चाहिए? सोयाबीन किस भाव पे खरीदी है आपने और निकल किस भाव पे खरीदा है? सोयाबीन जो है मैम 3880 के भाव से और निकल है 690 के भाव से। ओके, बीरेन, पहले निकल पर सवाल। 690 का इनकी बाइंग का प्राइस, क्या करना चाहिए इनको? निकल में थोड़ी मजबूती देखी है, इनके लेवल से ऊपर है, क्या करें? एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है इसका स्टॉप लॉस 677 रखे, और प्रॉफिट टेकिंग के लिए उनको 710 715 का टारगेट रखना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने बेचा है निकल 6 लॉट, इन्होंने 690 पर सेल किया है। इन्होंने यही सवाल हमें भेजा था। आई डोंट नो वो लाइन पर है या नहीं। अगर इनकी बिकवाली की पोजीशन है तो इनको क्या करना चाहिए? रवि, आप हमारे साथ हैं, आपने क्या बिकवाली की पोजीशन बनाई है? हाँ मैम, तो क्या करना चाहिए? ओके, तो 690 पे इन्होंने बेचा हुआ है बीरेन, क्या करेंगे? 713 should be stop loss और टारगेट should be 677। ओके, 677 का एक आप टारगेट लेकर चलिए, लेकिन 713 का एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं बीरेन, उसे जरूर फॉलो करिएगा। अनुज, इनके पास सोयाबीन भी है और ये इन्होंने खरीदा हुआ है 3880 के भाव पर, क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो इनका बाइंग पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि जो हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 3900 रुपये तक, तो मुझे लगता है कि इनकी कॉस्ट तक वो रेट देखने को मिलेगा। नीचे एक फॉर द पॉइंट ऑफ सेफ्टी के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं करीबन 3780 का। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में इनको 3900 तक का रेट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए सोयाबीन पर। चलिए अगला सवाल लेंगे। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से अमित कुमार जुड़ रहे हैं। नमस्कार अमित जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मतलब मैंने 147 में आपने खरीदा है या बेचा है? सेल किया है 147 के भाव पर। ओके बीरेन, सलाह क्या होगी? जिंक बेचा है 2 लॉट 147 के प्राइस पर। 149.80 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 145.57-46 के बीच का टारगेट रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 145.5 या फिर 146 के आसपास आए तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन काट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल तो आज तेज़ी देख रहे हैं जिंक में। लेकिन चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और आगे आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। कमोडिटी कॉल में इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से राजेश जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार राजेश जी, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार जी, मैंने 39,500 लॉट में शामिल लिया। आपने 49,500 पे चांदी खरीदी है? हाँ, तो क्या किया जाए? ओके बीरेन, ऊंचा लेवल है लेकिन क्या करना चाहिए इनको? लगता है बने रहें, आगे मुनाफा आएगा। सोने में आप सेकेंड हाफ में पॉजिटिव हैं, क्या चांदी में भी उतने ही पॉजिटिव हैं? सिल्वर
चांदी की तुलना में ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी, उनको टेम्पररी ये करना चाहिए कि 47,100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फेड का जो मीटिंग आता है उसमें अगर शार्प डिप्स आता है तो ज़रूर बाई करें। मैं ओवरऑल सिल्वर को 52,000 53,000 देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरा टाइम फ्रेम है वो करीबन 3-4 महीने का है। ओके, तो 3 से 4 महीने में आपको बेहतर भाव मिलेंगे, लेकिन फेड की मीटिंग के आसपास अगर इसमें डिप आता है तो बीरेन की सलाह ये है कि आप एवरेज करके थोड़े लोअर भाव पर एक कुछ और सिल्वर एक्यूमुलेट कर लीजिए, जिससे आपका मुनाफा भी ज़्यादा हो जाए, मुनाफा कमाने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएं। अगला सवाल एसएमएस के जरिए मनीष ने बरेली से पूछा है हमसे, जानना चाहते हैं कि क्या इन लेवल्स पे चीनी में निवेश कर सकते हैं या नहीं। अनुज, चीनी एक ऐसी कमोडिटी जिसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने के बाद भी अपनी तेज़ी छोड़ी नहीं है, अब 3615 के आसपास ट्रेड कर रही है, क्या करें, क्या इन लेवल्स पर निवेश बनता है? देखिए, अगर हम जो उसका अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है उसको तरफ देखें तो वो करीबन 3850 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भाव हैं वो अभी ओवरबॉट कैटेगरी में हैं, तो अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि अभी बाई नहीं करना चाहिए। नीचे अगर भाव करीबन 3800 के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं। अगर हम इथानॉल के प्रोग्राम की बात करें जो कि काफ़ी सपोर्टिव है शुगर के लिए, मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रनअप दे सकता है भावों में। तो अगर भाव नीचे मिले तो ही बाय करके चलें। हमें लगता है कि 4000 रुपये तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। करंट रेट पे बाय ना करें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ अपना सकते हैं। ओके, अनुज, आपसे इस वक्त एक बार कॉटन पे सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी आज जब थोड़ा गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद वापस से यहाँ पर थोड़ी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। एक सवाल ये है कि पिछले साल का जो प्रोडक्शन था भारतीय बाजार में कम, इस साल भी भारतीय बाजार में कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी बड़ी दिक्कतें वहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी एक सप्लाई का कंसर्न है। तो क्या ये सही लेवल है कॉटन में निवेश करने का? क्योंकि अभी जो जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब में जो कपास बोई जा रही है वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें हैं, वहाँ पर भी बीमारियां सामने आ रही हैं, और अगले साल का आउटलुक भी कॉटन के लिए कम है। तो इन सब के बीच क्या कॉटन एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है निवेश करने के लिए? देखिए, बिल्कुल, अगर हम कॉटन या कॉटन सीड ऑयल के, इवन अगर हम NCDX कपास की बात करें तो जो भी तीनों प्रोडक्ट हैं मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज जाएँ तो डोमेस्टिक और जो घरेलू कारण है साथ में जो इंटरनेशनल कारण है दोनों ही सपोर्टिव हैं कॉटन के लिए। और अगर हम देखें तो चाइना की जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफ़ी सपोर्टिव है कॉटन के लिए। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि जो बाइंग इंटरेस्ट है वो कॉटन की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉटन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना अच्छा ट्रेड रहेगा। अनुज, आज मसाला पैक में हमने एक अच्छा डिप देखा, वहां पर काफी तेज गिरावट आई है क्या? और बारिश भी अच्छी हुई है, सारे ही जो मसालों वाले जो रीजन है वहां पर बारिश अच्छी हुई है, तो इन पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्या दबाव आगे और जारी रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि मसालों की अगर बात करें तो यहाँ पर इंपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाव नीचे आए हैं वो अट्रैक्ट करेंगे बायर्स के लिए। हालांकि जो बारिश हुई है उसकी वजह से स्पाइसेस में करेक्शन देखने को मिला है, मगर मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से जो भाव हैं वो यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो मुझे लगता है कि इसके भावों में दोनों ही स्पाइसेस में तेज़ी दिखने को मिलेगी। अगर हम जीरे को देखें तो मुझे लगता है कि करीबन 19,500 से लेकर 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टर्मरिक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 8,200 से लेकर 8,300 तक के भाव दिखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पाइस पैक में हालांकि अभी थोड़ी गिरावट है, यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मुझे लगता है कि 15 से 20 दिनों में इसमें और तेज़ी दिखने को मिलेगी। ओके, अभी जो गिरावट है उसको मौका ढूंढना चाहिए खरीदने का, चलने का। लेकिन इसी के साथ अनुज और बीरेन, आप दोनों से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। अनुज, जाने से पहले आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की पोजीशन इसमें हो सकती है। बीरेन, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर? हमारा पर्सनल कोई एक्सपोजर नहीं है, क्लाइंट को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एडवाइस दी होती है। बीरेन और अनुज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी टीम की तरफ से नमस्कार।